मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ और जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की, ठीक है, वो मैं इसके बाद एक बार आपको क्लियर कर दूंगी। तो अगर हम बात करें 2D स्ट्रिंग की, ठीक है, तो 2D स्ट्रिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं एक बार क्लियर कर दूं और एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है वो हम समझ रहे हैं। तो देखें, 2D स्ट्रिंग का सिंपल मतलब ये है कि जब अगर हम मल्टीपल रोज में क्या करना चाहें, वैल्यूज को स्टोर करना चाहें। 1D एरे में हमारे पास में एक रो थी और एक रो में हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को और या मैं यूं कहूँ कि मल्टीपल वर्ड्स को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2D एरे का कंसेप्ट हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीपल रो में क्या करना है, वैल्यूज को या मैं यूं कहूँ कि कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, ठीक है। सिंपल जैसे 2D इंटीजर स्ट्रिंग, सॉरी 2D इंटीजर एरे थी, वैसे ही हमारे पास में 2D कैरेक्टर एरे है। अब इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें, फर्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें मैंने सिंपली क्या किया है, अच्छा एक चीज और एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं। जैसा आप लोगों ने सी में 2D स्ट्रिंग का कंसेप्ट देखा है, ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन C++ में इनपुट कैसे लिया जाएगा वो कंसेप्ट हम एक बार देख रहे हैं और एक लॉजिकल प्रोग्राम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2D एरे क्रिएट की है, ठीक है। 3 रोज और 30 कैरेक्टर्स, यानी कि कॉलम, हम हर रो में कितने वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, 30 कैरेक्टर्स को, ठीक है, यानी कि 0 to 29 इंडेक्सेस रहेंगे। अब उसके बाद ये एरे अभी यहाँ पर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, यूजर से इनपुट लिया है। तो टोटल 3 बार लूप चलेगा 0 to 2 तक, ठीक है। ये आपको पता है कि यहाँ पर लूप जो चलेगा वो आई की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक चल जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, हर एक रो में स्ट्रिंग का इनपुट लिया है। तो हमें पता है कि अगर हम स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे हैं तो हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जो हम लूप स्पेसिफाई करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लूप में सिर्फ और सिर्फ 2D एरे के केस में एक बार ही लूप कंटिन्यू किया है। और ऐसे ही सबसे पहले फर्स्ट रो में कैरेक्टर्स का इनपुट लिया जाएगा और नल कैरेक्टर एट द एंड खुद से अपेंड हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही आई की वैल्यू 0 के बाद 1, यानी कि नेक्स्ट रो के लिए इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो के लिए इस स्ट्रिंग का इनपुट लिया, देन सेकेंड रो के लिए इस स्ट्रिंग का इनपुट लिया। तो रो बाय रो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और पूरी स्ट्रिंग का एक साथ इनपुट ले रहे हैं। स्ट्रिंग का इनपुट तो हम जो अगर दे रहे हैं कीबोर्ड से तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2D एरे है, हमने देखा था कि 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं, लेकिन मैंने इनपुट लेते टाइम एक ही सबस्क्रिप्ट को यूज किया है। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपने प्रिंटफ और स्कैनफ के साथ में देखा था लास्ट ईयर सी में, ठीक है। तो हर एक रो में टोटल 30 कैरेक्टर्स का ही इनपुट लेगा, यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। टोटल 3 बार इनपुट लेने के बाद मैंने क्या किया है, जो स्ट्रिंग है उसको सिंपली डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अब डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे मैसेज में दिया है कि 0th रो की जो स्ट्रिंग है वो क्या है, ठीक है। तो ये सिंपली एक मैसेज हो गया और मैसेज में मैंने एक वेरिएबल अगेन कैस्केडिंग ऑफ सी आउट को हमने यहाँ पर यूज किया है, यानी कि मैसेज और जो वेरिएबल है उनको कंबाइन किया है हमने इस पर्टिकुलर सी आउट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो रिप्लेस हो जाएगा वेरिएबल की वैल्यू, या मैं यूं कहूँ कि जो 2D स्ट्रिंग है उसमें हर एक इंडेक्स की वैल्यू, यानी कि हर एक इंडेक्स पर जो हमारे पास में स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस, अजमेर, जयपुर और MPS, ये तीनों स्ट्रिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये बात हो गई 2D कैरेक्टर एरे की, या 2D स्ट्रिंग जिसको हम कह रहे हैं। अब ऐसे ही, ठीक है, मैं अभी आगे प्रोसीड कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस। अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में 2D स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे किया जाए, ठीक है। कभी कभी थ्योरी एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो इस केस में आपको ये मेथड्स इनिशियलाइजेशन के मेंशन करने होंगे। इन मेथड्स में भी कुछ मैं एग्जैक्टली कहूँ तो नया नहीं है। जैसे हमने 2D इंटीजर एरे के साथ इनिशियलाइजेशन देखा था, अगर आपको वो कंसेप्ट इजीली समझ आ गया था तो आप ये कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखें इस केस में हमने 2D इंटीजर एरे जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने 3 मेथड्स देखे थे कि हम इस तरीके से भी इनिशियलाइज करते हैं। तो ये मेथड बिल्कुल इस फर्स्ट मेथड की तरह ही है। यहाँ पर मैंने अजमेर, इंडिया और राजस्थान 3 वर्ड्स को अलग अलग स्पेसिफाई किया और कॉमा के साथ सेपरेट किया है, जैसे कि हमने इंटीजर एरे में देखा था। एग्जैक्टली ये वैसा ही कंसेप्ट है। प्लस मैंने ये बताया है कि टोटल 3 रोज हैं और हर रो में 30 कैरेक्टर्स यानी कि 0 to 9 इंडेक्सेस अवेलेबल है। ठीक है, अब 29th इंडेक्स पर हमारे पास में नल कैरेक्टर रहेगा, तो इतने ही कैरेक्टर्स हम यहाँ पर इनपुट स्पेसिफाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और ऐसे ही अगर हम बात करें सेकंड मेथड की, जो कि हमने 2D इंटीजर एरे के केस में देखा था, यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज करते टाइम वैल्यूज को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पुट किया है। तो सेम 2D एरे के केस में भी ये मेथड मैंने ऐसे ही इम्प्लीमेंट किया है। हर एक स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर, या मैं यूँ कहूँ कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पुट किया है। और क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन किया है तो कैरेक्टर यहाँ पर सिंगल कोट में मैंने स्पेसिफाई किया है और लास्ट में मैंने नल कैरेक्टर भी प्लेस किया है। आप चाहें तो नल कैरेक्टर यहाँ से हटा सकते हैं और क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा उस केस में। ठीक है, और ऐसे ही ये सेकेंड स्ट्रिंग जयपुर और लास्ट स्ट्रिंग उदयपुर, ये 3 स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर आपको क्या किया है, इम्प्लीमेंट करके समझाई है और स्ट्रिंग को मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर असाइन किया है। ऐसे ही अगर लास्ट इनिशियलाइजेशन मेथड की बात करें, ठीक है, तो सेम जैसे हमने इंटीजर 2D एरे में देखा था वैसे ही यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो सिंपली हमारे पास में रो सबस्क्रिप्ट है उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉलम सबस्क्रिप्ट को हम कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, बाकी ये मेथड और ये मेथड इनिशियलाइजेशन का सेम ही है। इसमें भी 3 रोज हैं और इसमें भी 3 रोज हैं। यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन किया है और सेम इस एग्जाम्पल में भी यही किया है हमने। अब अगर इन मेथड्स के प्रोग्राम की बात करें, हालांकि ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इस प्रोग्राम को समझने में, देखते हैं कि क्या किया गया है इस प्रोग्राम में। मैंने अगर अगेन तीनों मेथड्स को यहाँ पर देखें, ये मेथड 1, ये मेथड 2, ठीक है, तीनों मेथड्स को यहाँ पर इस प्रोग्राम में डिस्प्ले किया है। ठीक है, और डिस्प्ले करवाने मतलब पुट करने के बाद, इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पर सिंपली मैंने लूप चलाकर एक एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो अगर मैं 2D स्ट्रिंग की बात करूं तो हमने यहाँ पर कब से कब तक लूप चलाया है, जितना कि हमारे पास में रो सबस्क्रिप्ट यहाँ पर स्पेसिफाइड है। तो यहाँ पर 3 हमारे पास में रो है। अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले 0 रो की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। 0 रो की वैल्यू हमें पता है अजमेर। ठीक है, देन वापस से 1 रो की और लास्ट में उदयपुर। ऐसे ही इसका अगर आउटपुट देखें तो सारे मेथड्स के आउटपुट तो यहाँ पर सेम ही है, लेकिन इनिशियलाइज करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, फर्स्ट मेथड में भी हमें आउटपुट में अजमेर, जयपुर और उदयपुर ही विजिबल होगा आउटपुट में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस मेथड 2 और 3 का आउटपुट भी सेम रहेगा, लेकिन जो उनका इनिशियलाइजेशन का मेथड है वो कुछ चेंज है, जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर मैं मेथड 2 की बात करूं तो देखें इस केस में वापस से मैंने यहाँ पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन किया है और इसके बाद मैंने क्या किया है, उन पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी सबसे पहले 0th रो की, देन 1 रो की यानी कि 1 इंडेक्स की, और देन लास्ट में 2 इंडेक्स की। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मेथड 3 की, अच्छा ये प्रोग्राम मैं इसलिए फास्टली आपको रिवाइज करवा रही हूँ
क्योंकि सेम आपने सी में भी ये देखा था, यही कंसेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ कुछ नया नहीं है। एक बार मैंने सिर्फ इसको रिवाइज करवाया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, या स्पीड को लेकर कोई इश्यू है तो बता दीजिएगा। यहाँ पर अगेन जो तीनों मेथड्स हैं उसमें हमने यहाँ पर लास्ट मेथड, तीनों मेथड के केस में लास्ट मेथड में हमने रो सबस्क्रिप्ट को एम्प्टी रखा है, और इसके बाद हर एक पर्टिकुलर रो को लेटर बाय लेटर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर से इनिशियलाइज किया है। तो ये थर्ड मेथड रहेगा इनिशियलाइजेशन का। अगेन इसको भी मैंने यहाँ पर लूप चलाकर प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पे और यूज किया है, मैंने i+1 लिखा है, ठीक है। तो i+1 का मतलब कि अगर रो की वैल्यू 0 है तो 0+1 यानी कि फर्स्ट रो की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से स्किप कर रही हूँ, हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं। लेकिन i+1 का मतलब ये नहीं है कि i में प्लस प्लस हो रहा है। अगर हम i+1 के आउटपुट को शो करेंगे तो यहाँ पर 0 की जगह हमें 1, एग्जैक्टली यूजर को तो यही पता है कि 1 होती है रो, देन 2, देन 3, लेकिन हमें ये पता है कि एरे है तो इंडेक्सेस होते हैं, और इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से रो के जो नंबर्स हैं उनको भी लिख सकते हैं, अदरवाइज रो के जो इंडेक्सेस हैं उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सिर्फ प्रिंटिंग का एक तरीका है, नथिंग एल्स, ठीक है। अब प्रिंटिंग के बाद अगर हम इनिशियलाइजेशन के बाद अगर नेक्स्ट मेथड की, नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें, जो कि 2D एरे का लास्ट प्रोग्राम है, ठीक है। मैं आगे जो कंसेप्ट है उनको 2D एरे में वापस से नहीं रिपीट कर रही हूँ, जो कि हम सी में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर हम बात करें 2D एरे के एक लॉजिकल प्रोग्राम की, तो देखें हम क्या कर रहे हैं इसमें, हर रो में जितने भी वॉवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उनको यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो में ये कैरेक्टर्स है, देन सेकंड रो में ये कैरेक्टर्स हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि यूजर ने ये इनपुट दिया है, ठीक है। तो अगर हम इनपुट की बात करें तो अगेन मैंने बताया था इनपुट के केस में हम सिंपली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी रो में इनपुट ले रहे हैं। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि a ऑफ ij को यूज ना करके सिंपली हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। और गेट लाइन फंक्शन हमने देखा भी था यही, कि सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपके पास में स्ट्रिंग वेरिएबल, जहाँ पर आपको इनपुट लेना है, यानी कि 1D कैरेक्टर एरे, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसी के साथ जो सेकेंड सबस्क्रिप्ट है वो क्या है, सिंपली टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमें इनपुट लेने हैं, ठीक है। अब अगर इनपुट की बात करूं तो इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इनपुट है यूजर ने जो स्पेसिफाई किया है, और इस इनपुट के बाद मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या डिस्प्ले करवाया है, क्या लॉजिक इंप्लीमेंट किया है वो चेक करते हैं। मैंने हर एक रो में जितने भी वॉवल्स हैं उनको डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। यानी कि आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि वॉवल्स इन रो 1, देन 2 एंड देन 3, ठीक है। तो अगर हम इसको समझें तो देखें, समझने के लिए यहाँ पर किस तरीके से कंसेप्ट है। सबसे पहले मैंने एक मैसेज दिया है कि कौन से रो के हम वॉवल्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, कुछ इस तरीके से लॉजिक मैंने इंप्लीमेंट करने के लिए जे का लूप चलाया है, जे का लूप कंटिन्यू किया है। अब अगर मैं बात करूं 2D एरे की, हमने इंटीजर 2D एरे में तो यही देखा था कि अगर हम बात करें इस स्पेसिफिक रो की, और रो में भी अगर हमें हर एक सेल की बात करनी है या हर एक वैल्यू की बात करनी है तो हमें जे के लूप की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। 2D एरे में हमने ये कंसेप्ट समझा था, इंटीजर एरे के केस में वैसे ही ये कंसेप्ट 2D स्ट्रिंग एरे के केस में भी है, ठीक है। अगर इनपुट लेना है तो जे की लूप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर जो कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें अगर हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करवाना है, लेट्स से कि अपर केस के वॉवल्स, लोअर केस के वॉवल या कॉन्सोनेंट्स, इन सबको चेक करवाना है, तो हमें जे पर्टिकुलर लूप की जरूरत पड़ेगी,
या मैं यूं कहूँ कि सेकंड जो कॉलम सबस्क्रिप्ट है उसकी जरूरत होगी। तो इस केस में जे का लूप कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट रो में हमें नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले फर्स्ट यानी कि जीरोथ रो का कौन से वाले कॉलम की बात हो रही है, जीरो कॉलम की, जे की वैल्यू जीरो है तो सबसे पहले जीरो कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि इस ए वैल्यू की। तो सबसे पहले ए वैल्यू को मैंने असाइन करवाया है एक कैरेक्टर वेरिएबल में। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रीजन मैं इतना सही बताना चाहूंगी कि मैंने कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन किया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम इसको जरूरी से क्या करें कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो इसको भी डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एस वेरिएबल आप इस पर्टिकुलर इंडेक्स, इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कैरेक्टर में असाइन करके देन आगे प्रोसीड किया है। ठीक है, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, यहाँ पे सही नहीं लगता, मतलब इस तरह से बहुत बड़ा इसका कंटेंट था, तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले कैरेक्टर में असाइन किया है, समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा, बस इसीलिए। तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर को मैंने इस एस वेरिएबल में असाइन किया है, देन चेक करवाया है कि अगर वो वॉवेल है तो इनमें से तो कोई रेंज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऐसा है तो हमने क्या किया है, एस उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाया है और इसी के साथ मैंने कॉमा भी डबल कोट्स में पुट कर दिया है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ए अगर वॉवेल है तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट में विजिबल होगा। इसके बाद देन नेक्स्ट ये वापस से लूप चलेगा जे का, देन जे की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी 1, अभी 0 थी, यानी कि इस सेल की बात हो रही है, रो तो वही है। ठीक है, देन इस पर्टिकुलर सेल की बात होगी तो जे पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो अगेन एस वेरिएबल में असाइन होगा और देन वापस से चेक किया जाएगा कि वो कहीं वाउल या वॉवल तो नहीं है, अगर है तो देन वो ए के साथ इस तरीके से यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब तक नल नहीं आ जाता ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक किया जाएगा, इसमें हर एक कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर को चेक करने के बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्ट्रिंग में ए, कैपिटल ए और ई ये ही दो वॉवल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट में हमें ए और ई दोनों रिजल्ट में शो हो जाएंगे। तो ये बात हो गई वापस से रो 1 की। देन रो 2 की बात करें तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक किया जाएगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ये लूप फिनिश होने के बाद वापस से आई में प्लस प्लस होगा और देन आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो देखें लॉजिक लगाने का तरीका भी बिल्कुल सी जैसा ही है, जैसे हमने सी में पढ़ा था नल तक हम लूप चलाकर इंप्लीमेंट करते हैं, ये बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर हमने फॉलो किया। अब कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और प्रोग्राम ओवर होने के बाद यहाँ पर हर एक रो में जितने भी वॉवल्स एग्जिस्ट करते हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर एग्जैक्ट आउटपुट देखें तो लास्ट में ये कॉमा भी हमें यहाँ पे विजिबल होगा, ये इस तरीके से, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है बट यहाँ पर ये शो होगा। टू डी स्ट्रिंग टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग टॉपिक जो हमने C++ में देखा वो ओवर होता है। कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ लीजिए। और लास्ट के 5 मिनट्स में कुछ 2 क्वेश्चंस और हैं जिनका कि मुझे आंसर देना है, वो मैं आपको बता दूंगी अभी एक बार। तो अभी हम अगर इसके लास्ट प्रोग्राम की बात करें, 2D स्ट्रिंग टॉपिक ओवर हो गया। इस प्रोग्राम में हम सिंपली ये देखने वाले हैं कि अगर हम स्ट्रिंग को रिटर्न करवाएं तो कैसे रिटर्न करवा सकते हैं किसी भी फंक्शन से। अच्छा, एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, मैंने आपको इंटीजर एरे रिटर्न करवाना बताया था, तो मैंने कहा था इंट के साथ आप स्टार सिंबल को यूज करते हैं। सेम अगर हम स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं तो भी हमारे पास में क्या कंसेप्ट है, हम क्या लिखेंगे,
मैंने ये तरीका वैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसका प्रोग्राम नहीं समझाया था, इसलिए एक प्रोग्राम देख रहे हैं। तो कैरेक्टर, और क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है, तो डेटा टाइप तो हो गया कैरेक्टर, और स्ट्रिंग को रिटर्न करवाने के लिए हम स्टार सिंबल यूज करते हैं। तो समझते हैं कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने 23 से इनिशियलाइज किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक चेक नाम का फंक्शन कॉल किया है, और उसमें सिंपली मैंने इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को पास कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रोग्राम का कंट्रोल इस चेक पर्टिकुलर फंक्शन पे क्या होगा, वापस से फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब आगे प्रोसीड चेक फंक्शन पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर 23 को चेक किया जाएगा, सिंपली ऑड और इवन चेक करवा रहे हैं। तो अगर एस मॉड 2 अगर हम करें, ठीक है, यानी कि नंबर में क्या है यहाँ पर हमारे पास में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये बाय वैल्यू असाइनमेंट हो रहा है, हमने फंक्शन को बाय वैल्यू कॉल किया है, बाय डिफॉल्ट यही मेथड होता है। तो एस में 23 असाइन हो चुका है, और अब इस 23 को चेक करवाया गया है कि अगर उसका मॉड 2 करें, तो अगर 0 के बराबर रिमाइंडर आता है, दैट मीन्स वो इवन है। तो इस केस में 23 मॉड 2 करने पर 0 रिमाइंडर नहीं आ रहा, दैट मीन्स क्या रिटर्न होगा, ऑड। अब ये ऑड अपने आप में एक स्ट्रिंग है, ऑड जो मैंने डबल कोट्स में मेंशन किया है वो एक स्ट्रिंग है। तो मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या रिटर्न करवाया है, एक स्ट्रिंग को, ठीक है। और स्ट्रिंग को रिटर्न करवाने के लिए ये हमारे पास में कंसेप्ट है। अब जब ये फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो रिटर्निंग के लिए मतलब कैच करवाने के लिए यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर, क्योंकि कैरेक्टर रिटर्न हो रहा है तो डेफिनेटली हमें कैरेक्टर ही यूज करना पड़ेगा डेटा टाइप, लेकिन जो वेरिएबल होगा वो पॉइंटर होगा। हम यहाँ पर नॉर्मल एरे ऐसे यूज नहीं कर सकते, ये गलत रहेगा, ये यहाँ पर C++ में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अब पॉइंटर में क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी स्ट्रिंग रिटर्न हुई थी उसका सिंपली एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हमने इस तरह का कुछ तरीका, ये वाला जो मेथड है रिटर्न का नहीं बोल रही, बट इनिशियलाइजेशन का पॉइंटर जो स्ट्रिंग था टॉपिक हमने वहां पर भी देखा था। ये देखें ऐसा कुछ कि अगर हम पॉइंटर में स्ट्रिंग असाइन करते हैं तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि पॉइंटर उस लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी यही हुआ कि अगर हम फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हैं तो सिंपली उस लोकेशन का एड्रेस यहाँ पर असाइन हो चुका है। मैंने डायग्राम यहाँ पर वापस से नहीं डिस्प्ले करवाया क्योंकि हम इसको पहले देख चुके हैं। और अब अगर हम p की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं तो रिजल्ट क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास में ऑड रिटर्न हुआ था, ऑड वैल्यू यानी कि ऑड वर्ड रिटर्न हुआ था, तो रिजल्ट में ऑड सिंपली रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंक्शन के कॉलिंग की, तो देखिए हम इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर सिंपल सी आउट के साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया था फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम सी आउट स्टेटमेंट के साथ भी उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम चेक फंक्शन को ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, इस केस में कोई एरर नहीं शो होगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू को वापस से इनिशियलाइज कर दिया, अब इस बार मैंने असाइन कर दिया 78 यानी कि एक इवन नंबर से, ठीक है। अब वापस से चेक फंक्शन कॉल होगा, रिजल्ट जो है वो 34 के साथ में इवेलुएट, सॉरी 78 के साथ में इवेलुएट होगा, और 78 एक ऑड नंबर है, सॉरी एक इवन नंबर है। ये 78 दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इवन जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट में डायरेक्टली हम चाहें तो स्ट्रिंग को इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि जो फंक्शन का रिजल्ट है वो हम ऐसे भी रिटर्न करवा सकते हैं। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ कुछ नया नहीं बताया मैंने। तो ये बात हो गई फंक्शन से स्ट्रिंग को रिटर्न करवाने की। यस, तो ये बात हो गई पर्टिकुलर फंक्शन से
स्ट्रिंग को रिटर्न करवाने की। अब अगर हम बात करें इसके बाद, एक कंसेप्ट है हमारे पास में स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो देखें स्ट्रक्चर बेसिकली हमने सी में जो टॉपिक डिस्कस किया था। अच्छा, एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, स्ट्रक्चर और यूनियन हमारे पास में सी प्लस प्लस का लास्ट कंसेप्ट रहेगा, जो कि हम सी मतलब सी वाले कंसेप्ट को हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सी का लास्ट कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद सी प्लस प्लस का जो एग्जैक्टली मेन कंटेंट है या मेन टॉपिक है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट स्ट्रक्चर के यहाँ पर मेंशन किए हैं कि सी प्लस प्लस में नया क्या है स्ट्रक्चर के केस में, वो कंसेप्ट हैं सारे के सारे। जैसा आपने सी में पढ़ा है वैसा कुछ आपको वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उसको वापस से रिपीट नहीं कर रही। तो अगेन मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास में स्ट्रक्चर एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज का, ठीक है। सी में भी, सी लैंग्वेज में भी हमने यही देखा था कि हमारे पास में स्ट्रक्चर एक कलेक्शन होता है, या मैं यूं कहूं कि अगर हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट करना है तो वी कैन यूज स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ठीक है। यूनियन इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए अगर मैं उसकी डेफिनेशन की बात करूं, उसकी डिक्लेरेशन की बात करूं, तो सिंपली हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना होता था सी में, सेम यहाँ पर भी यही है, ठीक है। और अगेन ये कुछ बेसिक बातें जो हमने सी में देखी वही है। प्रोग्राम्स में आपको सी प्लस प्लस के केस में कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा। कौन से प्रोग्राम्स? स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स, ठीक है। तो मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगी कि ये नया है सी प्लस प्लस में, तो आप एक बार समझ लीजिए उसको। अब अगर वापस कंटिन्यू करें तो देन स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद आपको स्ट्रक्चर का नेम यहाँ पर मेंशन करना होता था। और स्ट्रक्चर जो अपने आप में एक कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पर डिफाइन करने के बाद आपको सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट करना होता था, एंड करना होता था। ये सारा का सारा कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है। इसमें हम मेंबर्स जो है वो क्या क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस के केस में हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सी प्लस प्लस में नया है स्ट्रक्चर के केस में, ठीक है। सी वाला कंसेप्ट तो यूज कर ही सकते हैं, बाकी सी प्लस प्लस के केस में हम यहाँ पर फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले अगेन जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हम डेटा टाइप को क्या मतलब वेरिएबल्स बना रहे हैं, तो वेरिएबल्स हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मुझे इंटीजर डेटा टाइप को यूज करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर अपने आप में एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाएगा, तो उसको यूज करने के लिए भी हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एम्प्लॉय नाम से स्ट्रक्चर क्रिएट की। अब अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को यूज करना है तो मुझे उसके वेरिएबल्स को क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को यूज करने का मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने डेटा मेंबर्स, इनको हम किस नाम से जानते हैं, डेटा मेंबर्स, या यूं कहे कि मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो इनको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंपली अगर हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन वेरिएबल्स के साथ में क्या करना चाहें, मुझे अगर आईडी को यूज करना है तो मुझे यहाँ पर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर दैट इज डॉट, उसको यूज करना होगा। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, तो उसका मतलब यही है कि आपने जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, उसके साथ आप इन स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज करने के लिए डॉट ऑपरेटर पुट करते हैं। जैसे मुझे अगर सैलरी यूज करना है तो इस तरीके से सैलरी हम यूज कर सकते हैं, और कुछ भी असाइन करना है लेट्स से कि इस तरीके से, तो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम के थ्रू और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। इसमें सिर्फ इतना ही बताऊंगी मैं, इतना ही शायद हो पाएगा आज, कि हमारे पास में एक बुक नाम की स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट की है और उसमें ये कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, ये कुछ डेटा मेंबर्स हैं। अब मैं इनको डेटा मेंबर कह रही हूँ, ठीक है, यानी कि ये क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो 3 मेंबर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं और प्लस ये स्ट्रक्चर मल्टीपल डेटा जो वेरिएबल्स हैं, या मैं यूं कहूँ कि मल्टीपल मेंबर्स का कलेक्शन हो गया। कौन कौन से मेंबर, एक तो लॉन्ग टाइप का हो गया, एक कैरेक्टर टाइप की एरे हो गई और एक प्राइस। ये तीनों यहाँ पर इसके इस पर्टिकुलर बुक नाम की स्ट्रक्चर के पार्ट है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और